चलिए, पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने पढ़ा था, ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू दैट इज बी डॉट ए, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए फॉर एरिया वेक्टर, और ये डॉट टूटा था बी ए कॉस थीटा। अब ये बताइए कि फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना एंगल पर होगा, कितना एंगल पर, और मिनिमम कितना पर होगा, 90। कल बताया गया था इसके बारे में। चलिए, दो नोट हुआ है, कितना हुआ है, नोट नंबर 3 लिखा जाए। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 लिखेंगे एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, नोट नंबर 3 में लिखेंगे एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए देखा जाए, एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट पर। तो फाई बी इक्वल टू आपका है बी डॉट ए। तो दैट इज बी के लिए क्या होता है, बी के लिए टेस्ला होता है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड वेबर। तो याद रखेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर कहते हैं। अब इसका एक सीजीएस होता है मैक्सवेल, बताया गया था, 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर होता है। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला और निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। चलिए बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, बिल्कुल गलत, बी का पूछना है, फ्लक्स का नहीं। ठीक, ये होता है एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1। ये बी का हो गया। ए का क्या होगा, एरिया के लिए लेंथ एल स्क्वायर, इसमें दो लेंथ होता है, लेंथ विड्थ होता है। तो एरिया के लिए एल स्क्वायर, और ये जो रहा बी के लिए, ये टोटल कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1 लिखेंगे वाले। हो गया। एक इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, मैक्सवेल होता है, और मैक्सवेल में और वेबर में एक रिलेशन भी हमारा, तो उसको लिखेंगे अगले नोट में। बोला जाए वाला, ये पहले भी हो चुका है, आपका रिपीट है। अगले नोट में लिखेंगे, अगले नोट में लिखा जाए सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर। हो गया वाला, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए एक और नोट लेंगे, अगला नोट लिखा जाए, लिखेंगे मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट in a nearby
produce electric current in a nearby conducting loop, in a nearby conducting loop, in a nearby conducting loop. Similarly, a moving conducting loop, similarly a moving conducting loop, a moving conducting loop in the magnetic field, moving conducting loop in the magnetic field, in the magnetic field get induced, in the magnetic field get induced by the field, get induced by the field, and it produced induced EMF, and it produced induced EMF, and hence induced electric current, flowing through that conducting loop, induced electric current flowing through that conducting loop, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। हो गया वाला, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। माइकल फैराडे and Joseph Henry of United States of America found, USA शॉर्ट में लिख लीजिए ना, found that this fact in the year of around 80-30, मतलब जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे दोनों आदमी मिलकर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कुछ फैक्ट निकाला और ये 80-30 में, और इनके जस्ट 3 साल बाद 1833 में आ जाएंगे लेंज, ठीक है। तो लेंज जो है इन्हीं के नियम से रिलेटेड एक और फैक्ट बताए थे जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक लेंज, उन्होंने 1833 में एक नियम दिया, लॉ दिया, जो कि रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो सबसे पहले तो फैराडे के लॉ देखेंगे कि ये क्या बताए थे। तो फैराडे gave 2 laws related to electromagnetic induction which is known as Faraday law of electromagnetic induction, Faraday first law and Faraday second law। हेडिंग दिया जाएगा, हेडिंग देंगे Faraday law of electromagnetic induction, Faraday law of electromagnetic induction, हो गया Faraday law of electromagnetic induction। हो गया, पीछे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे Faraday study about the electromagnetic induction, Faraday study about the electromagnetic induction and gave following 2 laws, electromagnetic induction, and gave following 2 laws,
एंड गिव फॉलोइंग टू लॉज। हो गया वाला, डैश दे दीजिए। दो नियम उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट में फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, हो गया वाला, फैराडे फर्स्ट लॉ। कुछ लिखना होगा, इसके बाद ही हम लोग समझेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमा में आगे लिखना होगा। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे when there is any change in magnetic field, when there is any change in magnetic field, change in magnetic field lines of forces, when there is any change in magnetic lines of forces, magnetic lines of forces or magnetic flux है, और मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स है, हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ब्रैकेट में 5 भी लिख लेंगे, which produced electromotive force, which produced electromotive force, which produced electromotive force in the coil, which produced electromotive force in the coil. So this electromotive force, so this electromotive force is called, so this electromotive force is called induced electromotive force. So this electromotive force is called induced electromotive force, and this phenomenon is called, and this phenomenon is called, and this phenomenon is called electromagnetic induction, and this phenomenon is called electromagnetic induction, electromagnetic induction। इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए हेंस, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट फैराडे फर्स्ट लॉ, हेंस वी कैन से दैट फैराडे फर्स्ट लॉ डिफाइन, फैराडे फर्स्ट लॉ डिफाइन electromagnetic induction, hence we can say that Faraday first law defined electromagnetic induction, Faraday first law defined electromagnetic induction। हो गया वाला। तो अभी आपको समझा रहे थे, पीछे हमने बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इसके लिए एक डायग्राम हम लोग लिए थे, डायग्राम में हमने देखा था इधर जब फील्ड के अकॉर्डिंग, देखिए थोड़ा समझते हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जैसे यहाँ पे आपने रखा है, इसको नजदीक लाया, तो बार बार इसमें अगर रिलेटिव मोशन करते हैं मैग्नेट में, तो रिलेटिव मोशन से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट बनेगा। तो ये कह रहा है कि इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी आप कर सकते हैं। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा, कॉइल में कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। और यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन भी पीछे था। तो याद रखेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करता है। अब सेकेंड लॉ क्या करेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड को बताएगा कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है। जैसे आपने बोला कि सर यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है, किसमें, कॉइल में, तो सेकंड वाला ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताएगा कि वो ईएमएफ कितना होता है। चलिए सेकंड लॉ में आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में फैराडे सेकंड लॉ।
फैराडे सेकंड लॉ। अब देखिए ये सेकंड लॉ क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं, ये छोटा सा है, इसके बाद डेरिवेशन ही इसका ध्यान देंगे। सेकंड लॉ क्या कर रहा है कि जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका जो फ्लक्स का चेंज होगा, थोड़ा सा डायग्राम फिर से एक बार बना दे रहे हैं। यह हमारा इंडक्टर हो गया, ये एमीटर हमने कनेक्ट किया, और यहां पर कोई मैग्नेट लिया जाए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाता है। अब इस पर हम बात किए हैं शुरू में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कर रहा है कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ये डिपेंड करेगा आपके फ्लक्स के चेंज पर, कि आपका फ्लक्स का चेंज कितना है। जैसे हम इसको यहां पर लाएं, तो ये बताइए कि अभी T1 टाइम पर इसका फ्लक्स कितना होगा, φ1, और जब इसको अंदर ला दिया गया तो अब बताइए T2 टाइम पर फ्लक्स कितना हुआ, φ2। फ्लक्स इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर आपने रखा था तो अभी तो ये एंटर ही कर रहा है, तो T1 टाइम पर φ1 फ्लक्स होगा, और जब यहां गया तो T2 टाइम पर φ2 फ्लक्स हो गया। तो इसके अंदर ईएमएफ कितना होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स चेंज होगा उस पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो ईएमएफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब T1 टाइम पर फ्लक्स φ1 था और T2 पर कितना हुआ, φ2, और फ्लक्स का चेंज कैसे होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब इसी को अगर रिप्लेस करना हो, इसको हटाना हो, तो इसको अगर हटाइएगा तो इसके लिए हम लोग d यूज करते हैं, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, d। यही तो है सेकेंड लॉ। तो काफी आसान है, आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द करंट कैरिंग कॉइल। बहुत सारा तरीका डिफाइन करने का, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the magnitude of induced electromotive force, उसको शॉर्ट में ईएमएफ लिख लेंगे। The magnitude of induced electromotive force in the coil, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, linked with the coil, इन्वर्टेड कोमा बंद नहीं देते, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के बाद दे दीजिएगा, और उसके लास्ट में इन्वर्टेड कोमा बंद कर लेंगे। मतलब यही हमारा डिफिनीशन है, डिफिनीशन यही है। अच्छा, फॉर्मूला भी याद रहेगा तो डिफाइन कर सकते हैं। आप यही कहिएगा कि सर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जहां रेट आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में वो काम होता है बालक, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा। और ये किसमें इंड्यूस्ड होगा, तो कॉइल में इंड्यूस्ड होगा। अब इसके लिए फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए कुछ लिखना होगा, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। लिखेंगे लेट φ1 इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t1, φ1 इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t1, φ2 इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t2,
मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t2, t2 minus t1 equal to change in time, t2 minus t1 equal to change in time। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, induced EMF in the coil, induced EMF in the coil, induced EMF in the coil, डैश दे दीजिए। तो देखिए induced EMF प्रोपोर्शनल है किसका, तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान समझिए बालक। अब ये जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, v इज अ कांस्टेंट दैट इज k, और इसको क्या हम लोग d phi अपॉन dt लिख सकते हैं। ठीक है, phi d phi मतलब चेंज इन फ्लक्स, dt मतलब क्या होगा, चेंज इन टाइम। यहां लिखे है ना, इसी को dt भी कहा जा सकता है, चेंज इन टाइम। अब यहां क्या है, where k is a constant, where k is a constant, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है, और इसका वैल्यू कितना ले लेंगे, k इक्वल टू 1। जब k इक्वल टू 1 पुट अप कीजिएगा तो ये आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d phi अपॉन dt, d phi अपॉन dt, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें तो नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे चल के हम लोग एक सिंबल माइनस यूज करने वाले हैं, तो सवाल ये है कि सर ये माइनस कहाँ यूज कर दीजिएगा, तो इसका एक रीजन है बालक। रीजन ये है कि जहां फ्लक्स आप ज्यादा कम करते हैं तो उसमें एक रिक्वाइल करंट चलता है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद ही डायग्राम बना के हमको समझाना होगा उसको। तो अभी माइनस नहीं देंगे, ठीक है, जब देंगे तब बताया जाएगा। आप यहां से बालक लिखिए। और इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्न का भी यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्न यूज करेंगे। यहां से यहां तक लिखना है। आगे बढ़ा, इसको हो गया। अब यहाँ पर d5 जो आपने लिखा है, इसमें हम लोग माइनस से साइन देंगे। अब क्यों देंगे इसके लिए थोड़ा समझना होगा। चलिए देखिए, तो सर माइनस क्यों देने वाले हैं, तो ध्यान देंगे। ये डायग्राम जो है ऐसे समझिए कि जब आप नॉर्थ पोल को नजदीक लाते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि करंट का जब फ्लो होगा, करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। और जब मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तो इसी को रिपल्शन मिलेगा, इसी को रिपेल करेगा। मतलब जिससे ये मैग्नेटाइज हुआ है ये उसी को रिपेल करेगा। तो इसीलिए माइनस साइन हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इसको अपोज करता है। अब कैसे करता है, इसके लिए हम लोग डायग्राम पे बात करेंगे और वहां पे समझेंगे। देखिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही लिखिएगा। होगा ये पहले बताए हैं। हाँ आइए, सॉरी उल्टा लीजिए। यहाँ पर साउथ नॉर्थ है, अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर रिपल्शन। अब समझिए क्या है, यहाँ पर आप एक मैग्नेट रखे हैं और इसके सामने कॉइल रखा गया, इसको इंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो जब आप नजदीक लाइएगा
तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये इसमें करंट इंड्यूस होता है। तो देखिए करंट इंड्यूस होने का दो डायरेक्शन हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने बोला कि सर जैसे ही नजदीक लाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट हमेशा किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट चलता है, ध्यान देंगे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट चलेगा तो जो थंब है इन नॉर्थ पोल का बताता है, मतलब इधर है नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल। क्योंकि अगर ये कर्ल करंट का डायरेक्शन बताएगा तो थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सर इस कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इसमें दो पोल जनरेट होगा। एक इसको अलग डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए आप बता दे रहे हैं कि अगर ये कॉइल है और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन लेंगे, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल लेंगे। और अगर इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लो होगा करंट, तो इधर नॉर्थ पोल बनता है, इधर साउथ। ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे थे उस पे आएंगे डायग्राम में, इसमें तो यहां पर क्या है कि जब मैग्नेट को नजदीक लाया गया, ध्यान समझिएगा, ये लेंज लॉ का डायग्राम है, यहां पर नहीं बनाएंगे, लेंज लॉ में बनाएंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट फैराडे लॉ से ही लिया गया है। जब मैग्नेट को नजदीक ला रहे हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इसमें करंट बन गया। तो करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर नॉर्थ पोल होगा और पीछे क्या होगा, साउथ पोल। अब देखिए ये मैग्नेट है और ये भी मैग्नेटाइज हो चुका है, और किससे मैग्नेटाइज हुआ है, बगल वाले मैग्नेट से, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल अगर हो जाता है और मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल सामने से आ रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन। अब बताइए कि ये कॉइल जो है अपने ही सोर्स को अपोज कर रहा है, ये मैग्नेटाइज क्यों हुआ है, ड्यू टू दिस मैग्नेट। और जब ये मैग्नेटाइज हो गया तो ये अपने ही सोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसी फेनोमेनन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, माइनस। समझ आ रहा है। तो अभी हम लोग वहां पे माइनस यूज करेंगे, और माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यही बताएगा कि ये अपने सोर्स को ही अपोज करता है, जिससे ये मैग्नेटाइज हुआ है ये उसी का अपोजिशन करता है। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, वी यूज निगेटिव सिंबल, ठीक है। यहां पर हम लोग निगेटिव सिंबल यूज करेंगे। और एक चीज और बता दे बालक, ये आप एक कॉइल के लिए निकाले हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहे, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा रहे तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इसी के नीचे लिखेंगे, इफ ए कॉइल हैज, if a coil has n turns, if a coil has n turns, then induced EMF, if a coil has n turns, then induced EMF, n turns, then induced EMF in the coil, then induced EMF in the coil, और ये कितना होगा, तो EMF इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। और क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि EMF इक्वल टू माइनस एन इंटू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, लिखा जा सकता है बालक। दैट इज इक्वेशन 2, लिख लेंगे। तो यही आपका मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। माइनस के बारे में लिखना होगा, माइनस हम लोग यूज किए, तो माइनस आप पीछे भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं, यहां भी लगा सकते थे, ठीक है, कहीं पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन समझना था इसीलिए रोक के रखे थे। तो कितना मिला, माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई को चेंज इन फ्लक्स, डी टी को चेंज इन टाइम।
बोला जाए इसके बारे में, लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, negative sign indicates that, negative sign indicates that applied electromotive force, indicates that applied electromotive force, applied electromotive force oppose the, applied electromotive force oppose the change in magnetic flux, oppose the change in magnetic flux, oppose the change in magnetic flux, मतलब चेंज को अपोज करता है, मैग्नेट को नजदीक नहीं आने देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 is the expression of, equation number 2 is the expression of magnitude of, expression of magnitude of induced electromotive force, magnitude of induced electromotive force। हो गया बालक, तो यही फॉर्मूला है, यही आपका सेकंड लॉ है। तो अब यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, n का अगर वैल्यू नहीं दिया है तो कितना लेके सॉल्व करेंगे, 1, एक के लिए देगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए इससे रिलेटेड, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, find the magnitude of induced EMF, find the magnitude of induced EMF, induced EMF in a coil, in a coil which having 200 turns, which having 200 turns, 200 turns and area of cross section, and area of cross section 0.2 meter square, area of cross section 0.2 meter square when a magnetic field, area of cross section is 0.2 meter square, full stop देके लिखेंगे, when magnetic field is perpendicular, when magnetic field is perpendicular to the coil, magnetic field is perpendicular to the coil and flux changes, and flux changes, फ्लक्स नहीं मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, फ्लक्स आपको निकालना होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, magnetic field changes from 0.1 Weber per meter square, 0.1 Weber per meter square to the 0.5 Weber per meter square, to the 0.5 Weber per meter square in time 0.5 second, in time 0.5 second। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर लिए, आपको डायरेक्ट फ्लक्स नहीं देके, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ दिया, आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा समझिए, कह रहा है कि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, और जिसके लिए निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो 200 टर्न, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है, अगर फ्लक्स रहता तो वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं रहता, केवल वेबर रहता जी, ठीक है, तो बी है। अभी हम सुधार भी किए, उसमें दे रहे थे आपको फ्लक्स, लेकिन चेंज हमने कर दिया क्योंकि एरिया ऑलरेडी मेंशन किए।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0.1 टू 0.5, तो इसको B2 कर लिया जाए। और ये चेंज कितना टाइम में हुआ है, आपका टाइम का चेंजिंग कितना है, तो 0.5 सेकेंड। अब बताइए ईएमएफ के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है φ2 माइनस φ1, और आपके पास फाई नहीं है तो फाई निकालिए पहले। तो अगर फाई निकालेंगे φ1 तो कितना होगा, तब B1 इंटू ए होगा। B1 है और A भी है आपके पास, निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.2। तो डेसिमल अगर हटाया जाए तो 2 इंटू 10⁻⁻2 वेबर हो जाएगा बालक। ये समझ में आ रहा है जो लिखे हैं, डेसिमल हटाइएगा तो 10, डेसिमल हटाएंगे तो 10 1 1 2। तो ये थोड़ा एक स्टेप हम है इसे डायरेक्ट लेके चले हैं, समझिएगा। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर है या वेबर होता है। अब एक और निकाल लीजिए, φ2 निकाल लीजिए। ये कितना होगा, B2 इंटू ए, तो ये कितना रहा आपका 0.5 इंटू 0.2। तो कितना लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे सर ये 10/100 हो जाएगा। नहीं, डेसिमल हटेगा तो 10 10 और 5 2 10, 0 0 कैंसिल, ये 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1 वेबर। क्लियर है बालक। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम आ रहा है बालक, ये सब्ट्रैक्शन तभी कर पाएंगे जब इसका एक्सपोनेंट सेम हो। समझ में आ रहा है। अगर कह दिया जाए 2 इंटू 10⁻⁻2 में से आप 10 इनवर्स इसको माइनस कीजिए 10 इनवर्स 1 को, तो आपके लिए सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें यहाँ थोड़ा सुधार करेंगे, इसको भी इनवर्स 2 में ही रखेंगे ताकि सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसको हम क्या कीजिए, कैंसिल नहीं कराएंगे, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। अब ये क्यों ऐसा किया गया है, तो जब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा खुद आपको मालूम चल जाएगा। 2 इंटू 10 इनवर्स 2 वेबर। अब क्या चाहिए बालक, dt है, नंबर ऑफ टर्न सारा है मेरे पास, तो आप लिखेंगे इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल कितना होगा, तो EMF इक्वल टू -n, और ये रहा आपका φ2 माइनस φ1, और ये रहा आपका dt, क्योंकि t2 माइनस t1 को आप क्या कहेंगे, dt दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू रखना है और सॉल्व कर लेना है। तो EMF इक्वल टू -n, n कितना था नंबर ऑफ टर्न्स 200, φ2 कितना निकाले थे बालक 10 इंटू 10 इनवर्स 2, और φ1 कितना था 2 इंटू 10 इनवर्स 2। अब सब्ट्रैक्शन आसान हो गया ना जी। और टाइम कितना था चेंज 0.5, सॉल्व हो सकता है। तो कितना होगा -200, और 10 में से 2 माइनस कीजिए तो 8 इंटू 10⁻⁻2। डेसिमल हटेगा तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 कहां चला जाएगा ऊपर, और नीचे कितना वाला 5। समझ आ रहा है, फिर 2 लाइन बढ़ा दे इसमें, समझ आ रहा है। चलिए डेसिमल हटाइएगा 10 आएगा, फिर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 2 से कितना होगा 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हुआ -400 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2। अब ये और दिख रहा होगा आपको, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -32। और EMF का यूनिट क्या पढ़े हैं आप, क्या पढ़े हैं जी, वोल्ट। चलिए तो लिखिए तो इसको, वोल्ट को टेस्ला मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 भी कहा जाता है। मान लीजिए वोल्ट नहीं देगा तो याद रखिएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1, ये दोनों में से कोई एक नाम होना चाहिए। जल्दी लिखे तो इसको। तो ये हमारा फैराडे सेकेंड लॉ है, क्योंकि फैराडे सेकेंड लॉ जो होगा वो मैग्नीट्यूड को देता है।
हो गया वाला। टेस्ट वगैरह हो गया आप लोग का, चल रहा है टेस्ट, स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए, तो स्टार्ट नहीं हुआ तो काफी देर से स्टार्ट होगा, क्योंकि फिर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख और 2 का स्टार्ट होगा। सॉल्व कर लिए वाला, पीछे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्लक्स दे सकते थे, डायरेक्ट फ्लक्स हम लोग लेके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब एरिया मेंशन हो गया तो याद रखिएगा एरिया इसीलिए मेंशन किया गया कि आप फ्लक्स निकालिए दोनों का अलग अलग। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं इसको। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग लेंज लॉ। और लेंज लॉ से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइए लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो गया जी गलत। बताइएगा, कुछ पूछ ले रहे हैं फिर आपसे, हटा इसको। ये बताइए कि अगर किसी कॉइल के लिए इनिशियल फ्लक्स 0.1 वेबर है और ये 1/10 सेकेंड में डिक्रीज होके 0 हो जा रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स अगर 200 है, तो बताइए इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हमने बोला किसी कॉइल के लिए इनिशियल फ्लक्स 0.1 था और 1/10 सेकेंड में डिक्रीज होकर 0 हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 200 हो तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बताइए, रफ पे करके बताइए। माइनस तो होगा नहीं, पहले प्लस होगा क्योंकि यहां डिक्रीज किया है। तो देखिए यहां पर फाइनल 0 है, इनिशियल क्या है 0.1, तो ज्यादा ना होता है जिससे। कितना रहा 200, क्या यूनिट नहीं उसमें? सबका आ रहा है जी वाला। तो ध्यान देंगे, आप कहिए सर मैग्नेटिक फ्लक्स ∅1 हो गया, पहले इतना था और आप बोले कि इतना टाइम में ये इतना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ईएमएफ बताइए। तो फॉर्मूला पड़े ईएमएफ इक्वल टू -n और ∅2 - ∅1 और अपॉन dt चेंज इन टाइम। तो ईएमएफ -200 और ये ∅2 - ∅1, तो 0 में से उसको माइनस कीजिएगा। अगर उसको माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.1 ही रहेगा, अपॉन dt 1/10 कीजिएगा तो 10 तो फिर ऊपर चला जाएगा
और -200 1/10 ये चला जाएगा 10/1, ये दोनों कैंसिल, तो कितना। अच्छा एक चीज और, माइनस इसके सामने आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना रहा आपका 200 और यूनिट क्या है, वोल्ट या टेस्ला मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 1 हो गया। चलिए तो सॉल्व का है कि बस 2 ही आदमी का है, बाकी सब बैठा था कि बनाएंगे तब लिखेंगे, समझ आया बालक। अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिए हैं, डायरेक्ट फ्लक्स दे दिए, ठीक है कि आपका फ्लक्स। एक चीज और, आप माइनस भी बोले हैं कि माइनस होगा, तो पहले बोलने से पहले देखिए आप डाटा कि आपका फ्लक्स यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, ठीक है। जब ∅2 - ∅1 कीजिएगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ईएमएफ प्लस में आया है, इसका मतलब उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, ये रिक्वाइल कर जाएगा सर्किट में, हो गया बालक। अब यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ, हेडिंग दिया जाए लेंज लॉ। अब ये क्या बताए थे, पहले आपको समझना होगा तभी हम लोग लिख पाएंगे। हो गया बालक, लेंज लॉ। ये लॉ क्या है, ये डायग्राम से ही आपको समझना होगा। तो लेंज लॉ सबसे पूछा जाएगा कि बताइए लेंज लॉ क्यों फाइंड आउट करते हैं, तो याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का या ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है। क्लियर है, इसका पर्पस समझ में आ गया कि क्यों यूज करेंगे, क्या पर्पस है। तो पर्पस ये है कि आपके सर्किट में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है। अब ये दूसरा सवाल ये भी है कि सर ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन आपको मालूम होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसको डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं बालक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कोई दिक्कत बालक। अब समझिए कि लेंज लॉ है क्या। अभी पीछे वाले डायग्राम में आपको बताए थे कि यही डायग्राम दो हम लोग बनाएंगे लेंज लॉ में, और इसी से समझना होगा थोड़ा सा आपको ये, ठीक है, यही लेंज लॉ है। अब सवाल ये है कि सर इसमें क्या समझना है हमको, तो समझना ये है कि लेंज लॉ कहता है कि कोई करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, अपने सोर्स को ही अपोज करता है। मतलब जिस सोर्स से ये मैग्नेटाइज हुआ है अपने सोर्स को ही ये क्या कर देगा, अपोज कर देगा बालक। तो यहाँ दो कंडीशन है बालक, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन थोड़ा समझिए उसके बाद लिखेंगे। हम क्या किए कि एक मैग्नेट ले लिए और इसके सामने एक कॉइल रख दिया गया, तो जब ये नजदीक आएगा तो फ्लक्स का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स का डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो करंट कैसे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है इस डायरेक्शन में, तो ये जो थंब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, दैट इज नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ पोल। अब हुआ ये कि आप मैग्नेट को इसके नजदीक ला रहे हैं और इसके अंदर इस करंट के कारण जो इसमें करंट बना है, इस करंट का नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये करंट बना क्यों है, तो ड्यू टू ईएमएफ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा होगा इस मैग्नेट का, और उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ये करंट बना हुआ है। और करंट बना कैसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो दैट इज नॉर्थ पोल एंड दैट इज साउथ पोल। अब ये नॉर्थ है और उधर से मैग्नेट का भी नॉर्थ ही आ रहा है,
तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन होगा और ये कहां भेज देगा, पीछे की ओर। तो अब बताइए यहां पर क्या हमने देखा कि जो कॉइल जिस मैग्नेट से मैग्नेटाइज हुआ है वो उसी का क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है। मतलब जिससे आप मैग्नेटाइज हुए हैं उसी को आप क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। दैट इज लेंज लॉ। इधर आते हैं सर, ये केस क्या कह रहा है तो समझिएगा। ये केस कह रहा है कि जब नॉर्थ पोल में क्या होगा, रिपल्शन, तो ये मैग्नेट कहां जाएगा, अभी फ्रॉम द कॉइल। तो ये कॉइल से दूर जा रहा है, ध्यान समझेंगे, कॉइल से दूर जा रहा है। कॉइल से जब दूर जाएगा तब फ्लक्स का अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा इसमें। जब फ्लक्स का अमाउंट डिक्रीज करेगा तो इस कंडीशन में आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी आप दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनवाए हैं, एक समझाए हैं, एक में ये में प्लस आया है, एक में माइनस आया है, देखे हैं। तो वहां क्या हुआ है, तो कहीं इंक्रीज हुआ है, कहीं डिक्रीज हुआ है। आप जो बनाए हैं वहां पर फ्लक्स इंक्रीज किया गया है और दूसरा जो लिए थे उसमें फ्लक्स डिक्रीज किया है। तो फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज से क्या होता है, सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये मैग्नेट दूर जाएगा बालक, तो याद रखेंगे इसके अंदर फ्लक्स डिक्रीज कर जाता है। जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज से किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट जाएगा। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ये थंब नॉर्थ पोल को बताएगा और ये जब नॉर्थ होगा तो बगल वाला साउथ होगा और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो साउथ और नॉर्थ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब अट्रैक्शन होगा तो फिर क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो यहां क्या कर दिया था, धक्का दे दिया था और यहां क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। मतलब ना नजदीक आने देगा ना दूर जाने देगा। जाइएगा तो फिर बुलाएगा, आइएगा तो फिर भगाएगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है सर क्यों, इसका रीजन बता दीजिए। ये बताइए मैग्नेट स्टेबल रहेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होने के लिए इसमें मोशन होना चाहिए। तो मोशन कब होगा, जब नजदीक आए और दूर जाए। अब समझ में आ रहा है, इसका मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। इसमें मोशन क्रिएट करने के लिए ये लेंज लॉ आया है। तो याद रखेंगे नजदीक आएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा और जब दूर जाएगा तो अट्रैक्शन होगा। क्योंकि दूर जाने से फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो करंट रिक्वाइल कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका पोल भी चेंज हो जाएगा। जो नॉर्थ होता है साउथ हो गया, साउथ वाला नॉर्थ, और इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। फिर क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है। अब इसके लिए आप डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। चलिए डायग्राम पे थोड़ा सा बात कर ले। दैट इज लेंज लॉ। ये तो है। इसमें क्या दिखा कि इसमें नो करंट इन द लूप। क्यों, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल। इसमें क्या है वाला, करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो फिर वही कंडीशन, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये कहां जाना शुरू कर दिए, दूर। अब दूर जाएगा तो फिर क्या करेगा, अट्रैक्शन यूज करेगा। इसका और डायग्राम एक और देख सकते हैं। नजदीक लाया गया तो देखिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा तो ये दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ये तुरंत क्या बन गया, साउथ। क्यों, दूर जाने से फ्लक्स कम होता है। फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, इस सर्किट में देखिए इधर इधर है ना डायरेक्शन, इसमें उल्टा हो गया है। आपका करंट रिक्वाइल कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इनके बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जितना आप डायग्राम देखेंगे सब में वही है। और अभी हम लोग यही निकाले हैं कि ईएमएफ कितना, -n d∅/dt। यही लेंज लॉ है। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होगा लेकिन लिखेंगे इसी। चलिए डिफाइन किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, लिखेंगे according to Lenz this law is based upon according to Lenz this law is based upon according to Lenz this law is based upon conservation of energy. This law is based upon conservation of energy. This law is based upon conservation of energy and it gives the direction of induced EMF and it gives the direction of induced EMF
induced EMF or induced electric current gives the direction of induced EMF or induced electric current in the coil. Induced EMF or induced electric current in the coil. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अंडरलाइन कीजिए. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर लेंगे? अंडरलाइन करेंगे. ये बहुत बार पूछा गया है. और ये क्या बताता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और इन्वर्टेड कॉमा में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और इन्वर्टेड कॉमा में आगे लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज, induced EMF always oppose the, induced EMF always oppose the, induced EMF always oppose the cause, oppose the cause which is responsible, oppose the cause which is responsible, which is responsible for magnetization, which is responsible for magnetization, which is responsible for magnetization. इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए. तो ध्यान देंगे ये क्या करता है? तो अपने ही कॉज को अपोज करता है जिससे ये मैग्नेटाइज होता है वाला. ठीक है. तो बहुत सारा डेफिनेशन है, इसी को अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं. अब इसको ये बताना होगा कि सर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है. तो देखिए कैसे करता है. आप इसको नजदीक लाने में जो वर्क डन करते हैं, ध्यान देंगे आप बार मैग्नेट को नजदीक लाने में जो वर्क डन करते हैं, तो आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन और उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों इक्विवेलेंट होता है मैग्नीट्यूड में. आपको मालूम होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी. तो अब आप जितना तेजी से इसको मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, आपका वर्क डन ही इसका ईएमएफ होगा, आपका वर्क डन ही इसका ईएमएफ होगा और उसी ईएमएफ से ये क्या करेगा? आपके ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है. उसी ईएमएफ से आपके ऊपर फोर्स लगा के आपको अपोज भी करता है. तो बताइए इसके अंदर एनर्जी आया कहां से? इस मैग्नेट से ही आया है. इसका मतलब इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ और इसी एनर्जी से ये इसको अपोज कर रहा है. तो बताइए टोटल यहाँ पर अगर एनर्जी का बात किया जाए तो कंजर्व हुआ ना बालक. जैसे आप इसको कह सकते हैं कि सर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं, जो लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किए. ठीक है. या आप सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं या हाइड्रो एनर्जी से भी, क्योंकि इसका तो सोर्स बहुत ज्यादा होता है. तो आप एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किए हैं, लेकिन एनर्जी विल बी कांस्टेंट. पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक करंट आई ब्रैकेट में, if electric current I flow through a circuit, if electric current I flow through a circuit or coil, then it get induced, then it get induced by the field magnet, it get induced by the field magnet, ये इंड्यूस हो जाता है फील्ड मैग्नेट से. फुल स्टॉप देके लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड बाय, if electric current induced by an increasing magnetic flux,
induced by an increasing magnetic flux, it will be weaken the original flux. It will be weaken the original flux. It will be weaken the original flux है. फुल स्टॉप देके लिखा जाए if a current is induced, if a current is induced by a decreasing magnetic flux, by a decreasing magnetic flux, it will be strengthen the original flux. It will be strengthen the original flux. फुल स्टॉप दे देंगे. अब ये बताइए कि अभी जो आप क्वेश्चन बनाए हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, समझाया गया है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा. दोनों में डिफरेंस क्या था वाला? तो आपने बोला कि सर जहां फ्लक्स डिक्रीज किया है वहां ईएमएफ किसमें आया था? प्लस में. ध्यान देंगे, जहां पर आपका फ्लक्स डिक्रीज किया था उसमें ईएमएफ किसमें आया था? पॉजिटिव. और जहां फ्लक्स इंक्रीज किया था वहां किसमें आया था? निगेटिव. तो वही कह रहा है कि अगर फ्लक्स का डेंसिटी ज्यादा चेंज होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा, तो ये वीकेंड कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देगा, ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को वीक कर देगा. और जहां पर डिक्रीज करेगा, जहां पर डिक्रीजिंग आपका रहेगा, वहां पर स्ट्रेंथन कर देता है, वहां पर ईएमएफ क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग. क्लियर है बालक? तो बस और इसमें है, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन भी आपको बताना है कि कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. बाकी अगले क्लास में करते हैं. बस इतना ही है भाई. और बस आज के लिए इतना ही. जिनका छोटा होगा, प्रीवियस पिछले वाला क्लास जो वहां वाले बच्चों का छोटा होगा, हम वीडियो शेयर कर दिए, आप देख लीजिएगा, और उसके आगे यहीं से कंटिन्यू करना है. ठीक है? एक चीज और बैठ जी, ध्यान देंगे बालक, आपको बताया गया था पिछले भी क्लास में, ये बंद हो गया जी, बंद कर दो, दिखाएगा कि सब